समझने में एक मतलब क्या मेजर डिफरेंस ये होता है ना सर आपका कि साइंस मतलब क्या कनेक्टेड है। आप वर्क और एनर्जी को मतलब क्या सर आपका तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप मतलब क्या सर आपका फोर्स को नहीं समझें, और फोर्स को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप मास और एक्सेलरेशन को मतलब क्या सर आपका नहीं समझें। एक्सेलरेशन को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप मतलब क्या सर आपका यूनिफॉर्म स्पीड को और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को मतलब क्या सर आपका नहीं समझें। तो साइंस मतलब क्या होता है सर आपका कनेक्टेड होता है, इसलिए उसको समझने के लिए मतलब क्या सर आपको बिगनिंग से मतलब क्या सर आपको स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन हर वक्त टाइम अलाउ नहीं करता है कि आप बिगनिंग से मतलब क्या करें सर आपका स्टार्ट करें। तो हल्का सा आपको रिव्यू दे रहे हैं, तो हल्का सा रिव्यू मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आया सर आपका ना। तो बचपन से हम लोग ये जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका फोर्स इज़ ईदर अ पुश और अ पुल। धक्का देते हैं तो भी मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स का उपयोग होता है, और खींचते तो भी मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स का मतलब क्या सर आपका उपयोग होता है, मतलब क्या सर आपका है। अब एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हम बोले ना कि साइंस मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्जर्वेशन से बिगिन करता है। आप किसी भी चीज़ को धक्का देंगे तो वो एक स्पीड के साथ मूव नहीं करता है। जब तक धक्का उसके ऊपर मतलब क्या होता है गालिब होता है, तब तक उसका स्पीड क्या होता है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स उसके ऊपर गालिब होता है तो आहिस्ता 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 कम होते होते वो क्या होता है सर आपका स्टॉप हो जाता है। यानी आप व्हेन यू आर पुशिंग समथिंग इट इज़ एक्सेलरेटिंग, एंड व्हेन द ऑपोजिट फोर्स इज वर्किंग ऑन इट इट इज डिसलरेटिंग एंड इवेंचुअली मतलब क्या सर आपका स्टॉपिंग। ये बताया समझ में ना। तो धक्का देने से कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करता है। धक्का देने से मतलब क्या होता है सर आपका मूव करता है, मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो फोर्स का डेफिनेशन धक्का का या फिर खींचने का डेफिनेशन, यानी फोर्स का डेफिनेशन ही ये है कि फोर्स इज दैट थिंग विच क्रिएट्स मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन इन मास, ठीक है ना। दूर से पानी लेके अच्छा पानी लेके आ जाइए। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स वो चीज़ होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका मास मतलब क्या कहता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। अब एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है सर आपका, आप ये बात समझिए कि मतलब जो है ना, एक्सेलरेशन समझने के लिए सबसे आसान ऑब्जर्वेशन ये है कि आप गिरता हुआ चीज़ को देखिए। आप जब गिरता हुआ चीज़ को देखते हैं तो आप देखते हैं मतलब द बेस्ट ऑब्जर्वेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सेलरेशन इज फॉलोइंग थिंग्स। The best observation to understand acceleration is looking at falling things. फॉलिंग Things which are falling. तो अगर आपको मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन को मतलब क्या सर आपको समझना है, और समझ देखिए ऑब्जर्वेशन से ही मतलब क्या समझ में आता है, बिना ऑब्जर्वेशन के मतलब क्या समझ में मतलब क्या होता नहीं आता है। साइंस पता है क्या है, साइंस मतलब क्या है समझिए, आपको जाके कोई ऐसा गेम देखने बैठा दिए जिस गेम के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और आप देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे हैं, पर लास्ट में समझ में आया। लेकिन कोई आपको हिंट नहीं दे रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखते देखते आप बहुत कुछ मतलब क्या सर आपको समझ मतलब क्या सर आपको जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट नहीं देखा और उसको क्रिकेट बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो देख रहा है कि जब दौड़ रहा है तो एक लिखा जा रहा है, एक बार दौड़ के कंप्लीट किया तो एक लिखा गया, दो बार दौड़ा कंप्लीट किया तो मतलब क्या सर आपका दो लिखा गया, तीन बार दौड़ा कंप्लीट किया तो मतलब क्या तीन लिखा गया। जब मतलब क्या सर आपका फिर आदमी कभी कभी गलत भी समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री क्रॉस किया, देखा 4 रन लिखा, तो वो क्या जम कर लेगा कि जब जब बाउंड्री क्रॉस करेगा तो मतलब क्या सर आपको 4 रन लिखाएगा। लेकिन फिर एक बार देखा बाउंड्री क्रॉस किया, इस बार 4 नहीं लिखा 6 लिखा, तो उसको डिस्बिलीफ आ जाएगा, ये क्या बात है, गेम को मतलब नहीं है। एक बार बाउंड्री क्रॉस किया तो 4 लिखा, एक बार बाउंड्री क्रॉस किया तो मतलब क्या 6 लिखा। तो फिर क्या करेगा सर आपको और ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व कर देगा, अच्छा जब मतलब क्या है सर आपका बाउंड्री से पहले ड्रॉप होके जा रहा है तो मतलब क्या सर आपका 4 दिख रहा है, और जब मतलब क्या है सर आपका विदाउट ड्रॉप जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 6 लिख रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब मुझे और देखा क्या कि जब स्टम्प को हिट कर रहा है तो जो बैट्समैन था वो चला जा रहा है, तो वो क्या बोला कि अच्छा आउट, ऐसा आउट हो गया। फिर देखा अचानक से कि मतलब जो है बैट में लगा, बैट में लगने के बाद मतलब क्या डायरेक्टली मतलब एक आदमी पकड़ लिया, तो भी बैट्समैन छोड़ के चला गया। बोले ये क्या बात हुआ, स्टार्टिंग में देखिए समझे तो मतलब क्या असर आपका नहीं आएगा ना, लेकिन जब बार बार ऐसा होते हुए देखिएगा तो समझ में आएगा, अच्छा मतलब स्टम्प में हिट करने से भी मतलब क्या होता है आउट होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका मतलब बैट से लग के अगर बिना ड्रॉप किए मतलब क्या हाथ में आ जाए तो भी मतलब क्या होता है आउट होता है ना। फिर मतलब क्या देखा, अरे स्टम्प में लगा लेकिन आउट नहीं दिया, ये क्या बात हुआ। अभी तो हम लोग पढ़े थे कि मतलब क्या सर आपका स्टम्प में अगर लगेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका आउट होगा, लेकिन स्टम्प में लगा तो आउट क्यों नहीं दिया, अब कोई बता तो उसको नहीं रहा है। तो एक और बार जब देखा स्टम्प में लगा आउट नहीं दिया, फिर भी नहीं समझा, एक और बार देखा स्टम्प में लगा आउट नहीं दिया, फिर भी नहीं समझा। ये ऑब्जर्वेशन बहुत लंबे लंबे समय के बाद आ रहा है,
कुछ ऑब्जर्वेशन होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, और कुछ ऑब्जर्वेशन होता है कि मतलब क्या होता है जो लेस फ्रिक्वेंटली आता है। तो क्या देखा सर आपका कि अरे मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टम्प हिट हो रहा है, बॉल से स्टम्प हिट हो रहा है तो आउट दे दे रहा है, बट सम टाइम दे आर नॉट गिविंग आउट, और वो पजल है ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, फिर भाई अभी आप पजल्ड हो रहे हैं, तो जो नहीं जानता होगा उसको बैठा दिया जाएगा और कुछ उसको बताया नहीं जाएगा, ना कोई उसको बताएगा, तो वो कितना पजल्ड होगा। तो पता है स्टम्प में लगने के बाद आउट क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि बॉलर कर रहा था ओवर स्टेप, नो बॉल। ये तो आपको बता दिया सर, इसलिए ना। लेकिन सोचिए अगर किसी को नहीं बताया जाता तो कितना लंबे अरसे के बाद फिगर आउट करता, लेकिन एटलीस्ट वो फिगर आउट मतलब क्या करता ना, एक टाइम में करता, एक टाइम में वो फिगर आउट मतलब क्या कर लेता। अगर वो कीन ऑब्जर्वर होता तो, लेकिन अगर वो कीन ऑब्जर्वर नहीं होता कभी ज़िंदगी फिगर आउट नहीं कर पाता। समझ रहे बात क्या बोले। तो जिस तरह ये आपको एग्जाम्पल दिए ना, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका साइंस प्रोग्रेस करता है। बस आपको हम क्रिकेट के एग्जाम्पल में मतलब क्या सर आपको बता दिए, इसको एग्जाम्पल को और भी मतलब क्या सबको इलाबरेट किया जा सकता है। तो कमिंग बैक टू द चैप्टर अगेन, आपको ग्रेविटी को समझना अगर है तो मेरे हिसाब से और अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका फॉलोइंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या करना सर आपको देखना। तो अगर आप फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो एक चीज़ तो सबको ऑब्वियस है कि फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एक स्पीड के साथ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं गिरता है, बल्कि उसका स्पीड मतलब इंक्रीज करते रहता है। और एक और चीज़ सबको ऑब्वियस है, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका, ये तो इतना तो पता है ना कि कोई चीज़ अगर कम तेज़ी के साथ आपको हिट करेगा, इफ़ समथिंग विल हिट यू विथ लेस स्पीड द इम्पैक्ट विल बी लेस, इफ समथिंग विल हिट यू विथ मतलब क्या सर आपको मोर स्पीड द इम्पैक्ट विल बी मोर। अब मान लीजिए मेरे तरह दुबला पतला आदमी अगर आपको धक्का देगा तो आप तो नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर हम दौड़ के आगे धक्का देंगे तो आप मतलब क्या सब गिर जाएंगे। तो आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जब हम दौड़ लेते तो मतलब क्या सर आपका मेरा स्पीड जो है इंक्रीज मतलब क्या और सर आपका कर रहा है, ये बताया समझ में ना। और एक सिंपल बात समझिए, तो उसी तरह आप गिरता हुआ ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मेरा सर के ऊपर चाबी गिरेगा तो सर फटेगा क्या, डिपेंड करता है। हाँ नहीं गिरे नहीं फटता है, लेकिन एक बार मतलब क्या सर आपको 4th फ्लोर से जब वापस आए फेंके थे, कैच मिस हुआ तो सर फट गया आपका। हाँ रियल में। हाँ, तो उससे हमको याद हो गया ना कि एक्सेलरेशन बहुत डेंजर चीज़ है, ठीक है। लाइव एक्सपीरियंस। हाँ एक्सपीरियंस होगी तो हम भूलेंगे नहीं उस चीज़ को, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कोई बॉडी अगर बहुत ऊंचे से फॉल कर रहा है तो वहाँ पे रिक्स आप मतलब क्या कि सर आपको मत लीजिए। रियली सर, तो हम मजाक थोड़े करें सर आपको। सच्ची छोटा सा चाबी से सर फट गया क्योंकि मतलब क्या सर आपको 4th फ्लोर से गिरा था, आया बात समझ में ना। कोई चीज़ मतलब कितना जोर से हिट करेगा डिपेंड करता है उसका मोमेंटम के ऊपर। हाँ। अब मोमेंटम डिपेंड करता है दो चीज़ के ऊपर, मास के ऊपर और मतलब क्या है वेलोसिटी के ऊपर। तो चाबी का मास तो सेम है, लेकिन मतलब क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा था ना। जब वो मतलब समझिए 4th फ्लोर में अगर है तो मतलब क्या होगा सर आपका, समझिए 12 मीटर समझ लीजिए, है ना। तो अगर वो समझिए 1 मीटर ऊपर से मेरे सर के ऊपर गिरे तो उसका मोमेंटम कितना होगा, चाबी कितना ग्राम का चाबी होगा, 25 ग्राम का चाबी होगा। अब 25 ग्राम का चाबी अगर है तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा सर आपका, मतलब आप बताइए किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे रहने कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अच्छा ये इरेजर को हमको लाना पड़ेगा, हाईलाइटर इरेजर है, इसको ऐसे ही रहने क्या फ़र्क पड़ता है, मास तो चेंज होना नहीं, मास तो मतलब क्या दोनों केस में वही रहेगा ना सर आपका 25 पॉइंट मतलब क्या सबका 1000 ही रहेगा ना। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है सर आपका 9.8 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेकंड अगर कोई चीज़ 1 सेकंड तक कोई चीज़ गिर रहा है अगर 1 सेकंड के एंड में आके उसका स्पीड क्या हो जाएगा सर आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10 मतलब क्या करें सर आपका ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 सेकंड के एंड में उसका स्पीड क्या हो जाएगा सर आपका, अगर 1 सेकंड के एंड में 10 मीटर पर सेकंड था तो 2 सेकंड के एंड में क्या होगा सर आपका 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के एंड में कितना होगा सर आपका 30 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह 9 सेकंड के एंड में उसका स्पीड क्या होगा सर आपका, लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं है, बात ये है कि वो मीटर कितना कवर किया था। तो मान लीजिए मतलब क्या सर आपका 15 मीटर का बिल्डिंग अगर है तो गिरने में कितना लगेगा सर आपका 1.5 सेकंड मतलब लगेगा,
तो 1.5 सेकंड में कितना स्पीड में पहुंचा होगा? 1 सेकंड में अगर वो मतलब पहुंचा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में, तो 1.5 सेकंड में पहुंचेगा मतलब क्या था 15 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या था आपका स्पीड में। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 15। और अगर वो मतलब क्या सर आपका आधा मीटर के मतलब क्या, आधा ही मीटर का तो मतलब ये क्या था स्पीड, तो आधा मीटर ही का दूरी अगर कवर किया है तो 1 मीटर दूरी कवर करता तो उसका स्पीड कितना होता सर आपका 10 मीटर समझ लीजिए। तो आधा मीटर दूरी कवर एक ही मीटर दूरी कवर किया मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 लिखा, तो यहाँ पे अब क्या हो गया बताइए, 15 गुना ज़्यादा 15 गुना कम का मतलब क्या है सर आपका फ़र्क है ना। ये सेम है, ये मतलब क्या सर आपका सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मतलब क्या 15 है, तो 15 टाइम्स का फ़र्क है ना। तो आप सोचिए अगर आपको नॉर्मली धक्का लगता है उससे 15 गुना ज़्यादा उससे धक्का लगे तो आप कहाँ पे फेंका जाएंगे। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वो सब छोड़ के हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका दोबारा आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, चैप्टर में। तो हम ऑब्जर्वेशन ये था कि चीज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा सर आपको बताइए। समझ में आपको मतलब क्या सर आपको ये आएगा कि मतलब क्या सर आपका हाउ डज एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपको वर्क। तो किसी चीज़ का एक्सेलरेशन अगर मतलब क्या सर आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो 1 सेकंड के बाद मतलब क्या सर आपका उसका स्पीड होगा 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा सर आपका 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा सर आपका 3 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा सर आपका 4 मीटर पर सेकंड। मतलब एक एक करके स्पीड बढ़ता रहेगा पर सेकंड में। किसी का 2 है तो 2 तो करके बढ़ता रहेगा पर सेकंड में, है ना। तो यहाँ पे फोर्स को समझना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज दैट थिंग विच क्रिएट्स मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन इन मास। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, है ना। मास का यूनिट मतलब क्या है? किलोग्राम है। और एक्सेलरेशन यूनिट क्या है सर आपका? मीटर पर सेकंड मतलब क्या है सर आपका? स्क्वायर। तो ये इसको नाम देना पड़ेगा, क्या हो गया सर आपका? न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स का मतलब क्या है सर आपका? मान लीजिए अगर मेरे पास 1 किलोग्राम का बॉडी है और 1 किलोग्राम के बॉडी पे मतलब क्या है सर आपका 1 न्यूटन का मतलब क्या है सर आपका फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो फोर्स उसके ऊपर 1 सेकंड तक लगा रहा, समझ रहे बात क्या आप लेना, तब जाके 1 सेकंड के एंड में उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 1 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के एंड में उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा सर आपका 1 मीटर पर सेकंड। अब हटा लें और कोई फोर्स अवेलेबल ना हो तो 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से वो चलता ही रहेगा, 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 चलता ही रहेगा इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन दुनिया में फ्रिक्शन का फोर्स हर जगह मतलब क्या होता है सर आपका अवेलेबल मतलब क्या होता है आपका होता है, नहीं समझे। एक्सेलरेशन तब तक ही होगा जब तक मतलब क्या सर आपका फोर्स लगा हुआ है। फोर्स हटाएंगे तो जो उसका मतलब क्या सर आपका फाइनल वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में वो अपना मोशन को मतलब क्या कंटिन्यू करता रहेगा। तो इफ समथिंग इज एट कांस्टेंट मोशन देयर इज नो फोर्स, कोई नेट फोर्स वहाँ पे नहीं है। नेट फोर्स क्यों बोले? कभी कभी 2 फोर्स आपस में मिलकर मतलब क्या होता है कैंसिल मतलब क्या होता है सर आपको कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एटम के अंदर चार्ज तो होता है लेकिन एटम का नेट चार्ज क्या होता है सर आपका 0 होता है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी अगर मतलब क्या है सर आपका टेबल पे रखा हुआ है तो हम बोलेंगे सर इसमें फोर्स है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स तो नहीं है, फोर्स अगर तो मूव करता। तो सर मूव करने का मतलब फोर्स नहीं है, अगर एक्सेलरेशन होता मतलब क्या होता है फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे फोर्स है, पता है क्या फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए मतलब क्या है आपका नॉर्मल फोर्स है। यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स है लेकिन यहाँ फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स है। तो इसका नेट फोर्स मतलब क्या सर आपका 0 है। तो इफ समथिंग इज एट रेस्ट what does it mean? Its net force is 0 and if something is at constant motion then also its net force is मतलब क्या सर आपका 0। फोर्स इफेक्टिव तभी होता है जब वो मतलब क्या करता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। इफ फोर्स इज नॉट एबल टू क्रिएट एक्सेलरेशन then force is not effective, then net force is मतलब क्या सर आपका 0, because by definition force is that thing which create मतलब क्या सर आपका acceleration in mass। आया बात समझ में ना।
तो what is the definition of 1 Newton force? If I have the body of 1 kilogram, that force which produces the acceleration of 1 meter per second square in it is मतलब क्या है आपका 1 न्यूटन। सिंपल बात ये समझिए कि अगर मेरे पास 1 किलोग्राम का मास है एक सेकंड और 1 किलोग्राम के मास पे हम एक ऐसा फोर्स ला के रखे हैं जो 1 सेकंड तक जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये कंफ्यूजिंग एकदम सिंपल है। क्यों एकदम सिंपल है पता है? हम 1 किलो का बॉडी में अगर 1 न्यूटन का फोर्स मतलब क्या आपका लगा के रखे हैं तो 1 सेकंड के एंड में उसका स्पीड हुआ मतलब क्या सर आपका 1 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन क्या था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड तक लगा के रखे तो 2 सेकंड के एंड में उसका स्पीड क्या होगा सर आपका 2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन क्या था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 सेकंड तक लगा के रखें तो 3 सेकंड के एंड में उसका एक्सेलरेशन क्या स्पीड क्या हो गया, हम मतलब क्या सर 3 सेकंड तक लगा के अगर रखें तो 3 सेकंड के एंड में उसका स्पीड क्या होगा सर आपका 3 मीटर पर 3 सेकंड। सेकंड तक प्रेशर लगाए रखें। प्रेशर नहीं, साइंस में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, सो प्रेशर एंड फोर्स मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड। जो 3 सेकंड तक फोर्स लगाए रखें तो 3 सेकंड के एंड में उसका स्पीड क्या होगा सर आपका 3 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड तक वो स्पीड फोर्स लगाए रखे तो 4 सेकंड में स्पीड क्या होगा सर आपका 4 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड तक आप क्या ये बोलो कि अगर 4 के what does acceleration mean? Acceleration means change in velocity over time. अब वेलोसिटी हाँ, तो acceleration change in velocity over time है ना। velocity मतलब क्या होता है सर आपका rate of change of position over time। पर इन टाइम में कितना पोजीशन मतलब क्या हो रहा है आपका चेंज कर रहा है ना। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? नथिंग बट चेंज इन मतलब क्या है आपका वेलोसिटी, है ना। एंड एक्सेलरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप, इट कैन बी यूनिफॉर्म एंड इट कैन बी मतलब क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे जो एग्जाम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? सिंपली ये मतलब हुआ कि हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि हर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। पर सेकंड तभी तो पर सेकंड स्क्वायर होता है ना सर। आप समझे बात क्या बोले ना। तो एक्चुअली में क्या है सर आपका वेलोसिटी पर सेकंड, तो वेलोसिटी में ऑलरेडी 1 पर सेकंड था, तो वेलोसिटी क्या था मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या होगा सर आपका पर सेकंड स्क्वायर। पूछता है ना कि यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर मतलब जो है वो क्यों है। आपको है बात समझ में? तो अब सिंपल मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या समझिए। तो इफ आई एम सेइंग बाइक से समझ लीजिए ना, बोलता है ना कि इतना एक्सेलरेशन है, तो उसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेटर दबा के आप रखिएगा तो इस रेट के साथ क्या करेगा सर आपका एक्सेलरेट। आप एक्सेलरेटर अगर नहीं दबाएंगे तो बाइक क्या होगा, कांस्टेंट चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए बाइक तो पहले मतलब क्या था 0 की स्पीड पे था, तो स्टार्ट करने के लिए तो आपको एक्सेलरेटर लगाना पड़ेगा। मतलब जब एक्सेलरेटर को घुमा रहे आप तो फोर्स इज अप्लाइड, और जब नहीं घुमा रहे तो मतलब क्या आपका फोर्स इज नॉट अप्लाइड। है बात समझ में ना। तो आपको जब स्पीड बढ़ाना हो गाड़ी का 0 से 1 में आने में भी स्पीड बढ़ता है ना, तो तब मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा, या मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको घुमाना मतलब क्या सर आपका पड़ेगा। सो एक्सेलरेटर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। एक्सेलरेटर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। आया समझ में बात ना। तो आप ये समझिए कि हम अगर 1 न्यूटन का फोर्स मतलब जो है लगाएं किसी बॉडी के ऊपर, और वो बॉडी मतलब क्या हो सर आपका 1 किलोग्राम का हो। पहला बात तो आप ये समझिए कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये मतलब होता है कि मतलब क्या है सर आपका 1 सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन दूसरा सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगा सर आपका 1 + 1 2 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगा सर आपका 1 + 1 + 1 3 मीटर पर सेकंड। चौथा सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगा सर आपका 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 4 मीटर पर सेकंड। दिस इज 1 मीटर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इट मीन्स दैट at the end of first second the speed will be 2 meter per second. At the end of second the speed will be मतलब क्या सर आपका 2 + 2 4 meter per second. At the end of third second the speed will be मतलब क्या सर आपका 2 + 2 + 2 6 meter per second. At the end of मतलब क्या सर आपका fourth second the speed will be 2 + 2 + 2 + 2
ये सब टू ब्रैकेट में, ठीक है ना, इम्प्लाइड है, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड एट द स्पीड ऑफ फिफ्थ, एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड द स्पीड इज गोइंग टू बी 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मीटर पर सेकेंड विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, because the acceleration is मतलब क्या पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and if the acceleration is मतलब क्या आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then the speed after 5 seconds will be 10 + 10 + 10 + 10 + 10 which is 50 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में ना? अब आया आपको एक्सेलरेशन समझ में? यानी अगर स्पीड 2 करके बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड अगर मतलब क्या आपका 10 करके बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बेटर वर्ड क्या होगा सर आपका वेलोसिटी। आया बात समझ में ना? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब हाँ, अब आते हैं फोर्स में। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। तो फोर्स क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताया समझ में, ठीक है ना। तो व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स? न्यूटन तो मतलब कैसा यूनिट है। तो 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के बॉडी में क्या होता है सर आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। तो 1 किलोग्राम के बॉडी पे अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है फोर्स, तो फोर्स क्या है 2 न्यूटन। आप ये समझिए कि न्यूटन मतलब फोर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 5 है तो 5 न्यूटन है। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 7 है तो 7 न्यूटन है। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 10 है तो मतलब क्या सर आपका 10 न्यूटन मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। तो अगर हम मतलब क्या सर आपका 100 मतलब समझिए एक एप्पल लेकर रखते हैं, मान लीजिए 100 ग्राम का एप्पल है, तो 100 ग्राम कितना केजी होता है? 100 ग्राम। ये कटा फिर ये कटा फिर ये कटा, तो 100 ग्राम जो होता है मतलब क्या होता है सर आपका 1/10 ऑफ केजी होता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता तो 9.8 है, लेकिन मतलब क्या सर आपका हम यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए 10 मान लेते हैं। तो ये 10 कटा, बचा क्या सर आपका 1। इसका क्या मतलब है, अगर हम 100 ग्राम का सामान हाथ में ले रहे हैं तो हम जो फोर्स फील कर रहे हैं वो फोर्स मतलब क्या है सर आपका 1 न्यूटन। तो अगर हम 200 ग्राम का चीज़ हाथ में ले रहे हैं तो हम जो फोर्स फील कर रहे हैं वो फोर्स मतलब क्या है सर आपका 2 न्यूटन। हम अगर 300 ग्राम का सामान हाथ में ले रहे हैं तो हम जो फोर्स फील कर रहे हैं वो फोर्स मतलब क्या है सर आपका 3 न्यूटन। और हम अगर 400 ग्राम का सामान हाथ में ले रहे हैं तो हम जो फोर्स फील कर रहे हैं वो फोर्स मतलब क्या है सर आपका 4 न्यूटन। हम अगर 1 किलोग्राम का चीज़ हाथ में ले रहे हैं तो 1 × 10 क्या हो गया सर आपका 10 न्यूटन। आया बात समझ में ना। और मेरा मास अगर मतलब क्या सर आपका 50 किलोग्राम है, ठीक है, तो मेरा वेट कितना है 50 × 10 500 न्यूटन। और आपका मास कितना है सर आपका मास कितना है? मास, क्योंकि फिजिक्स में मास में वेट में क्या करना पड़ता है, फर्क करना पड़ता है ना। मास मतलब क्या होता है मास, और वेट मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है सर। व्हाट इज फोर्स? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट इज फोर्स ना। सो योर वेट इज योर फोर्स इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में आप वेट बोलिए मास बोलिए दोनों को भी समझा आता है। फिजिक्स में क्या करना पड़ता है सर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना, इसलिए तो कहा जाता है ना योर मास ऑन अर्थ एंड मून इज द सेम बट योर वेट on moon will be 6 times less because the force of gravity on moon is 6 times less। यानी मेरा मतलब समझिए अगर दुनिया में मेरा वेट मतलब मेरा मास क्या है 60 किलोग्राम है, तो दुनिया में मेरा वेट कितना होगा सर आपका 600 न्यूटन ऑलमोस्ट, क्योंकि 9.8 नहीं ले रहे हैं, समझाने के लिए 10 ले रहे हैं। लेकिन चांद में जाके मेरा मतलब कि वेट कितना हो जाएगा 600 न्यूटन बाई 6, क्योंकि 6 टाइम्स लेस ग्रेविटी है, तो कितना हो जाएगा सर आपका 60 न्यूटन।
तो वेट न्यूटन में होता है सर। और मतलब क्या होता है सर आपका मास जो होता है वो क्या होता है किलोग्राम में होता है। और फोर्स क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू मतलब क्या ग्रेविटी। और जब भी आप मतलब क्या करें सर आपका मास इंटू एक्सीलरेशन कर रहे हैं तो ये गेटिंग मतलब क्या सर आपका फोर्स। ये बताया समझ में। तो फोर्स का क्या काम है सर आपका। कल एक काम कल एक काम करिएगा। हाँ क्या काम करेंगे। फेल ही हो जाता है नहीं फेल मत होइए सर। नहीं सर पासिंग मार्क्स तो इंशाल्लाह आ जाएगा। देखिए इनर्शिया के बारे में आपको एक बात बताते हैं जो मतलब क्या सर आपको फोर्स के साथ रिलेशन में। फोर्स जो है वो मतलब क्या सर आपका इनर्शिया का दुश्मन है और इनर्शिया जो मतलब क्या सर आपका फोर्स का मतलब क्या सर आपका दुश्मन है। फोर्स क्या कर सकता है जो बॉडी मोशनलेस है उसमें मतलब क्या कर सकता है मोशन क्रिएट कर सकता है। जो बॉडी मोशन में है उसको मतलब क्या कर सकता है सर आपको मोशनलेस कर सकता है। जो बॉडी एक स्पीड के साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसका स्पीड अप कर सकता है यानी एक्सेलरेशन। उसका स्पीड डाउन कर सकते हैं यानी कि मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन। और एक मूविंग बॉडी का डायरेक्शन मतलब क्या कर सकता है चेंज कर सकता है ना। इनर्शिया मास तो नहीं होता है लेकिन इनर्शिया मतलब क्या होता है मास से मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो जो बॉडी का जितना मतलब ज़्यादा मास होता है वो बॉडी का मतलब क्या होता है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। और जो बॉडी का जितना कम मास होता है उसका मतलब क्या होता है उतना कम मतलब क्या होता है इनर्शिया मतलब क्या होता है। तो इनर्शिया फोर्स का दुश्मन है और फोर्स मतलब क्या है आपका इनर्शिया का मतलब क्या है आपका दुश्मन है। तो इनर्शिया का काम है फोर्स को मतलब क्या करना रेजिस्ट करना। तो फोर्स जब चलाना चाहेगा इनर्शिया रोकना चाहेगा। फोर्स जब रोकना चाहेगा इनर्शिया चलाना चाहेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। और फोर्स जब चाहेगा कि कांस्टेंट स्पीड में फोर्स जब चाहेगा कि मतलब क्या कांस्टेंट स्पीड को ब्रेक कर दे तो इनर्शिया चाहे कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या आपका बना रहे। तो ऐसे तो 3 टाइप है लेकिन आप ये बात समझिए इनर्शिया 2 टाइप का होता है। एक होता है मतलब क्या आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक क्या होता है सर आपका इनर्शिया ऑफ मोशन है ना। तो उसी तरह जिस तरह फिजिकल होता है ना उस तरह मेटाफिजिकल भी क्या होता है सर आपका इनर्शिया होता है। तो मेटाफिजिकल मतलब कोई भी चीज़ मोशन में आने से पहले डिफिकल्टी होता है ना। मोशन में आने के बाद भी आपका अपर बॉडी को ऐसा लगेगा अगर आप बस में है तो कि रेस्ट में। इसलिए जर्किंग मतलब क्या होता है सर आपको होता है। और मोशन से रेस्ट में अगर आप आएंगे तो आपका मतलब अपर बॉडी को क्या लगेगा सर आपको मोशन में। तो इसलिए आप फॉरवर्ड विंग मतलब क्या करेंगे। तो ये बात क्यों बोले आप अगर अपना अंदर का लेजीनेस के इनर्शिया को ओवरकम नहीं करेंगे आप बोलेंगे सर दूसरा काम तो एक्टिव है। दूसरा काम का तो बात ही नहीं हो रहा था आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर काम का मतलब क्या हो रहा बात हो रहा। एक बार आप इनर्शिया को ओवरकम कर देंगे देन यू विल फ्लो लाइक वाटर। बट बिफोर दैट इनर्शिया कहाँ जाएगा। यू हैव टू मतलब क्या है आपका ओवरकम योर इनर्शिया। Inertia will never leave there. I am not telling that inertia will ever leave, but I am telling once you overcome that, we shall overcome someday. Inshallah. लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते we shall overcome someday. Now is the day that we should overcome. The thing which you're planning to do tomorrow, do it today. नहीं बचपन में वो गा सकते थे we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, but now we have to say now is the day that we should overcome. And we should forget all our gum है ना। And only after we should forget all our gum then we should overcome. But Then we will overcome. Today is not the day to overcome है ना। Today is the day when is the beginning of when your journey begins to overcome. और आप लगा दीजिए अपना सारा दम टू ओवरकम। आज ये बात समझ आया ना बात समझ सर। नहीं तो मार्क्स आ जाए कम और फिर होगा बहुत भारी गम। चेन बना दिया है ना। सर आप फिलोसोफिस्ट हो ना सर। हमको नहीं पता हम क्या है सर। फिलोसोफर होना सर। आई एम स्टिल ट्राइंग टू मतलब क्या सर आपका डिस्कवर नहीं हुआ सर है। आपको फिलोसोफर ही हो। अगर आपको लगता है तो शायद हो सकता है। What is your philosophy? I don't know what's my philosophy. Biggest philosophy that you like the most? देखिए फिलॉसफी हम रॉन्ग फिलॉसफी को राइट करने के लिए करते हैं तो करते हैं लेकिन फिलॉसफी नहीं करते हैं।
So you don't have any philosophy? Don't have any saved or favorite? एक सिंपल बात आपको बताएं, what is the purpose of doing philosophy? If the purpose of doing philosophy is not to get at the truth, then philosophy is useless. And if I am trying to get at the philosophy of truth, then that is not my philosophy, then that is the philosophy of truth. So what's your favorite philosophy of truth? Truth is not philosophy. People philosophize about truth. But so there might be a favorite or a special. If I say that the color of this thing is red, Yes. it's not philosophy, no? No, it's not philosophy. It's fact. Fact. So when facts are not in the seen world, people philosophize about that thing. Hence proof you're a philosopher. Not a philosopher. Yes, sir, you are. Sir, you can't say no, but you are. Sometimes you have to speak the language of the people. So if you are speaking the language of someone, it does not mean that is your language. समझे बात क्या हुई ना? Because I listen to a lot of philosophy, and because my mind try to generate response of those philosophy, sometimes that response may be right, sometimes that response may be wrong, but that does not mean I'm a philosopher. No, sir, you are a philosopher. If you will say that, if you say that, then everyone around you is a philosopher, because everyone has some kind of philosophy. Yes, sir. Everyone is philosopher. But there are some special exceptional cases. You know. Maybe. Maybe. So the Philosophers are just good for phrasing questions, but philosophers are never good for answering those questions. Philosophers are always confused. Yes. They are confused and they make us confused. Pure philosopher will either become a skeptic or agnostic. For pure philosophers, there is no salvation. Because if you are a philosopher, you can't believe in anything. Either you have to say about everything, I don't know, or you have to say, I'm not sure. So there might be a favorite philosophy of yours. It's impossible. Sir, once I start liking a philosopher, Yes. I will start taking his philosophy Yes. without question. So what's your favorite philosopher? I don't have any favorite philosopher. Ja. What I'm saying, if I start listening to, if you say I'm a philosopher, then the first job of the philosopher is not to listen to another philosopher. But so then how will you get that? Philosopher is someone who thinks on his own. But so to think that thing, you have to think first what you are thinking. I am not thinking about philosopher, I am thinking about the world. Yes, but you have to get one idea and have one hinge what you will preach and I am what answering you will this. I have told many things to you. You go and find out I sound like which philosopher. And you will come to know that I sound like no philosopher. Yes, sir, because you are an original philosopher. Henceforth, you are a philosopher. No, I'm not a philosopher. No, sir. You're trapped in your words, sir. No, I am not philosopher. Because a pure philosopher is not a believer. I am a believer. Therefore, I am not a philosopher. Henceforth, you are not a philosopher. Actually, this question is not binary. So you have to know, I do philosophy in what But degree, sir, how can I you say a believe in what degree. philosopher is not a believer? Because he is believing in philosopher- his philosophy. A philosopher has to question everything. A Yes. philosopher has to question even his own belief. Yes. So none in the world is He cannot a blind trust any philosophy, right? He cannot blind trust any he statement. cannot even blind trust his own
feelings. He cannot even blind trust his own emotion. He cannot even blind trust his own intellect. Yes. Because he does not know the source of his own intellect. So a pure philosopher has to surrender at last and say that I am an agnostic. I don't know anything. I am a skeptic. I am in doubt about everything. I am not certain about anything. So the city of philosophy is not the city of certainty. So if you want certainty, don't enter into the city of philosophy. But it seems that you I am have someone philosophy. who questions philosophy. I am not a philosopher. Oh, who questions philosophy? I am not a philosopher. But sir, you're the person who opposes against philosopher. If you are questioning a scientist, then you have to phrase your question in a scientific way. So if you are questioning a philosopher, then you have to phrase your question in a philosophical way. So if I am phrasing my question in a philosophical way, it does not mean I am a philosopher. Yes, sir. It does mean, because sir, you're studying the same thing. If I am talking to an engineer in the language of an engineer, does it mean that I am an engineer? But sir, If I am talking to a potter in the language of a potter, does that mean that I am a potter? If I am talking to the one who is making food in his language, does that mean I am a chef? No. So if I am talking in someone's language, it does not mean I am that person or I am of that profession. If I am someone, then I am a teacher. Teacher may be a philosopher, may not be a philosopher. the teachers are philosopher. Example, the father of chemistry. He's a philosopher, no? But can you say that all chemists are philosophers? No, all chemists are not philosophers. So you can find a philosopher. But sir, every teacher is a philosopher. Every teacher is not a philosopher. Yes, sir. No, sir. I oppose. Every teacher is not a philosopher. A teacher can be a philosopher, but all teachers are not philosophers. The job of the teacher is to teach, not to philosophize. Teacher teaches you how to do things. He does not tell you why the things are done. If he is telling you, he is giving you a bonus. Because it's my job to show you how the sums are done, but not to tell you why the sums are done. But sir, you do. Hence proves that you are a philosopher. I am telling you, if I am doing that, that is a bonus. Bonus. But that is a philosopher. I am not doing that for philosophical reason. I am doing that for answering your curiosity, so that you can get some motivation to do how it's done. So my main purpose is to make you do it how it's done, and for some motivation I discuss why. But my main job is not why, my main job is how. कहाँ के फंसी जाता हूँ। हाँ। आवाज़ की पढ़ाई करनी है। सर, आर्ग्यू करना, डिबेट करना, ये अप्रोच ही रॉन्ग है। राइट अप्रोच क्या है? हद तक जाने की कोशिश कीजिए। उसमें आप हारते हैं तो हार एक कबूल कीजिए, आप जीतते तो जीत कबूल कीजिए। हार ही हो रहे हैं। क्योंकि आप ये अप्रोच छोड़ नहीं रहे इसलिए ना, आप जिस दिन ये अप्रोच छोड़ दीजिएगा, ज़रूरी है कि हम लोग में से एक को हारना, एक को जीतना है। दोनों क्यों नहीं जीत सकते हैं? हर कोई अगर मतलब क्या असर आपका पॉसिबल नहीं है। एक हम सिंपल बातों को बताते हैं। घर में आप लोग सब मिलकर मेहनत करिए, सब कोई जीतेगा। अब कौन कितना जीता, कौन कितना हारा, कंपटीशन कीजिएगा। कोई तो ज़्यादा मेहनत करेगा ना।
जो ज़्यादा मेहनत करेगा दुनिया में नहीं मिल सकता। ज़्यादा मेहनत करे मतलब क्या, असर आपको आखिरत में मिलता है, और वो आखिरत में मिलेगा मतलब क्या है, बगैर हिसाब। अब सारा भलाई जो यहाँ पे क्रेडिट किए हैं डेबिट कर लीजिएगा, तो आखिरत में आपको क्या मिलेगा? तो बहुत घाटा का सौदा कर रहे हैं आप। देखिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन एक बहुत ख़राब चीज़ है। क्या ख़राब चीज़ है? या अल्लाह हम तोरे का शुक्राना नमाज़ पढ़ें तो हमको आप ये दे दीजिए। अगर ये इस्लामिक अलाउड नहीं होता ना, तो हम क्या बोलते पता है? अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। क्योंकि जो आपका नमाज आपको जहन्नम से निकाल सकता था, उसको डेबिट कर लिया दुनिया ही में। क्यों सर? हम कोई भलाई का बदला दुनिया में ले लिया है, तो उसका बदला आखिरत में तो नहीं मिलेगा। जैसे वो बोले कि नहीं मिलेगा। जैसे कि आप ले सकते हैं। अरे वो तो आप नहीं बोलते तो भी अल्लाह ताला आपको दे देते हैं। जो ज़रूरत आपको होगा अल्लाह ताला आपको दे देंगे। पर वो नियत से हम लोग का 2 रकात आप नमाज तो हो गया, 2 रकात नमाज तो हो गया, लेकिन वो नमाज के पीछे पर्पस क्या आता है? आपका नेकी दुनिया के पेड़ नहीं जा पा रहा है, तो दुनिया के पेड़ आपको अजर भी नहीं मिलेगा। सूरह बकरा आके पढ़िए, जहाँ पे ये दुआ लिखा हुआ है कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। वो क्यों दुआ आया? क्योंकि हज करने के दौरान भी लोग जा रहे थे और दुनिया का ही दुआ कर रहे थे। अल्लाह ताला दुनिया दे भी रही है। नियत कुछ और लेके आया है। तो आपका नियत जब दुनिया के पेड़ नहीं जा पा रहा है, तो आपका आइडियोलॉजी में और काफिर का आइडियोलॉजी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वमा हयातुना इल्ला दुनिया वमा युलिकुना इल्ला दहर। कि दुनिया तो बस दुनिया, मतलब ज़िंदगी तो बस दुनिया की ज़िंदगी। तो इफ़ ऑल यूर आस्किंग इज अबाउट द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, then your belief about आखिरा is same as that of a disbeliever. आखिरत इनफाइनाइट है, दुनिया मतलब क्या आपका फाइनाइट है, और आप इक्वल प्रोपोर्शन में भी नहीं मांग रहे, डिसप्रपोर्शनेट है। इसमें दुनिया का प्रोपोर्शन मतलब क्या है सर आपका? 99.999%। दुनिया दीन का प्रोपोर्शन क्या है? मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो व्हाट्स योर बिलीफ अबाउट आखिरा? नथिंग। हमको जॉब दिला दी अल्लाह ताला, तो हम 500 फकीर को मतलब खाना खिला देंगे। जॉब कितना का मांग रहे? 1 करोड़ का जॉब मांग रहे। तो अल्लाह ताला उसी को क्यों नहीं दे रहे जो ऑलरेडी दे रहा है? अल्लाह फकीर को क्यों ना दे दे? अरे खाना खिलाने का बात है ना, तो अल्लाह ताला उसी को क्यों ना दे दे जो बिना ये सब डिमांड के दे रहा है? हाँ, क्यों दे? क्या अल्लाह का मतलब मोहताज है फ़कीर को खाना खिलाने के लिए? क्या आप खिलाएगा तो फ़कीर को खाना मिलेगा, नहीं तो फ़कीर को खाना मतलब क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा? व्हाट इज़ दिस? सोचिए, ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया आदमी। पता है क्या करता है? या अल्लाह बहुत बड़ा काम बोल रहा है, ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 500 रुपये का सदका कर देंगे। आप काम करवा रहे हैं 50 लाख का और 500 रुपये सदका कर देंगे। व्हाट काइंड ऑफ डीलिंग इज दिस? ये डील करो ही मत ना। अल्लाह ताला तुम्हारे डील का मोहताज है क्या? दुआ करो अल्लाह से। ये सब डील के क्या ज़कात दे दो तुम, बहुत बड़ा बात है। जब इतना कंजूस हो तो ज़कात दे दो, क्योंकि ज़कात अगर नहीं दोगे तो ये डीलिंग तो तुमको हेल्प नहीं करेगा। डिबेट में अगर आप जाते ना, बड़ा क्यों आप नहीं सकते? हो जाता सर। अब तो डिबेट में गए नहीं। आप गए थे? हाँ, आप गए थे डिबेट में क्या? जाने की कोशिश ही कर। छोड़ दिए, मत चाहिए। नहीं सर, वो बैठता है जो नहीं मानना चाहता है वो नहीं मानेगा, जो मानना चाहता है जब उसके अंदर फैक्ट आएगा। पर सर दूसरे इंसान को तो दिखा सकते हैं कि ये जो मान लो गलत है, आप उसमें मत मानो। आप दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाए क्या फ़ायदा?
दूसरे इंसान को ये क्यों दिखा रहा है कि जो मान रहे वो गलत है? दूसरे इंसान को बताइए सही क्या है। एक सम को रॉन्ग करने का मतलब क्या है सर आपका? बहुत सारा वे है। Why will I show that? I will show the right way of doing the sum. और बोलेंगे इसके अलावा कुछ और आप कह रहे हैं तो रॉन्ग है। But sir, first we have to see that if the sum is coming wrong or not. तो आंसर चेक करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो सम करेंगे। आंसर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सम रॉन्ग हुआ या राइट हुआ, लेकिन हम जब सिखा रहे हैं तो हम रॉन्ग सिखाएंगे या राइट सिखाएंगे? हम तो राइट सिखाएंगे। हमको सिखाने वाला को दिमाग में लाना चाहिए कि सम कैसे 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 तो रॉन्ग हुआ। सिखाने वाले को पता होना चाहिए कौन कौन सा तरीका राइट है। पर नहीं, एक था अगर आंसर ही रॉन्ग हो रहा है तो उसे तो समझाना। आंसर अगर रॉन्ग हो रहा है तो इसका मतलब सिखाने वाले का प्रोसेस रॉन्ग है। सिखाने वाले का प्रोसेस अगर मतलब क्या होता, रॉन्ग नहीं होता, तो आंसर मतलब क्या होता, रॉन्ग नहीं होता ना। तो बात तो वहीं आ गया कि आपको सम सही करना पड़ेगा। कितना वे से रॉन्ग हो सकता है ये नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्ग होने का वे मतलब क्या होता है, इन्फिनिट है। और सीधा सीधा रास्ता ही सच्चा रास्ता है। सीधा रास्ता देखिए, सीधा रास्ता से डेविएशन जो भी है वो मतलब क्या गलत है ना। तो फोकस ऑन राइट, नॉट ऑन व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। दूसरे इंसान के लिए आपके दिल के अंदर मतलब क्या है, हम अगर है इट इज़ राइट, बाकी आप जो भी बहाना बना रहे हैं, जो भी एक्सक्यूज दे रहे हैं, एवरीथिंग इज रॉन्ग। समझ रहे बात क्या बोले ना। और इफ यू रियली वांट टू नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, यू मस्ट कम आउट ऑफ योर सेल्फ। unless you can come out of yourself, you can never know what is right and what is wrong. क्योंकि जो आदमी सेल्फ में अब्सॉर्ब रहता है ना, उसके लिए जो उसको बेनिफिट देगा वो राइट होगा, और जो उसको बेनिफिट नहीं देगा वो मतलब क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर वो क्रिमिनल होगा तो फिर उसके लिए क्या, उसका क्रिमिनल दोस्त राइट है, और पुलिस मतलब क्या है आपको रॉन्ग। ऑनेस्ट पुलिस वाला रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी को जो उसको बेनिफिट दे रहा है पुलिस उसको रोक रहा है ना। तो आपका कंपास अगर सेल्फ है तो दैट इज नॉट रिलायबल ना। समझाया बात क्या होगा ना। इंसान का क्या होता है, आपको दूसरा पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा ना। एक रिक्शा में आप बैठे, वो रिक्शा मतलब क्या है, आपको 50 में छोड़ा। एक रिक्शा वाला अपना लॉस करके मतलब कि आपको 20 में छोड़ा। तो जो अपना लॉस करके 20 में छोड़ा आपके पास आसान किया, इसका ये मतलब नहीं कि मतलब जो पैसा वो गलत लिया। और आपको उसके ऊपर आसान करना चाहिए था, क्योंकि उसका इनकम आपके इनकम से बहुत कम है। तो फिर आप अगर वो हाई लेवल में रह के भी लोअर लेवल से आसान ले रहे हैं तो क्या हाई लेवल में आप हैं। इसका मतलब नहीं लौटा दीजिए, मतलब उसको उसका सोच के सही बदला दीजिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं बताइए, ब्रांड खरीदने का क्वेश्चन नहीं करते हैं, रिक्शा वाला क्वेश्चन करेंगे जो बेचारा हाथ से रिक्शा टान रहा है, जो पैडल मार के रिक्शा मतलब क्या और चला रहा है ना। भिखारी को दिन से अच्छा ही है ना सर, कि जो मजदूरी कर रहा है उसको आप बढ़ा के दे दीजिए, और बढ़ा के देंगे तो नुकसान मतलब क्या असर आपका नहीं करेंगे, मतलब उसके ऊपर एहसान आप नहीं करेंगे। क्योंकि समाज में जो भी ऊपर रहता है ना वो नीचे वाले ऊपर जुल्म करता है, चाहे वो करना चाहे चाहे वो ना करना चाहे, बाय सिस्टम। उसका एग्जाम्पल क्या बताइए। एग्जाम्पल ये है कि मतलब समझिए, छोटा सा एग्जाम्पल आपको देंगे। कोई आपके घर में काम करने अगर आ रहा है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है आप ना चाहते हुए उससे ज़्यादा उससे काम करा लीजिएगा।
ठीक है, कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप जहाँ काम करने जा रहे हो वहाँ पे आपका बॉस बोले तो भारे पड़ने पड़ना चाहिए, वही तो कर्मा है ना। कर्मा वाले भी समझ जाए कि मतलब कि रीइंकार्नेशन वो नहीं, वो जब आपके ऊपर से आ रहा है तो आप समझ रहे हैं ये दिस इज जस्टिस, बट व्हेन दैट इज हैपनिंग थ्रू यू टू दोज हु आर लोअर टू यू, देन दैट इज नॉट इनजस्टिस। तब तो चलता है। तब फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मतलब ये तो मेरा काम नहीं है, बॉस मुझे ज़बरदस्ती दे दी है, जलिए फिर आप भी। हिपोक्रेसी है ना, और क्या है। एक तरह रहिए फिर। सिंपल बात ये है कि जो स्किल आपका खुद के लिए वो स्किल दूसरा के लिए भी रखिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप घर किसी को दिलवाएं, आप एक्सपेक्ट करें ब्रोकरी, और आपका घर खरीदने में कोई हेल्प किया तो आप ब्रोकरी नहीं देंगे, इतना पैसा कैसे दे दें, तो इतना पैसा आप लिए कैसे दें, है ना। when it's coming, let it come, then no rules. When it's going, then we should think about ethics, है ना। फिर क्या कीजिएगा आज पढ़ाई के लिए। अल्लाह ये पढ़ाई क्यों बनाए हैं, इब्लीस बनाया। जितना भी ऑब्जर्वेशन है सब अल्लाह का मतलब क्या साइन है। वो पढ़ाई आप छोड़ देंगे तो उस पढ़ाई के ऊपर इब्लीस कब्जा कर लिया। अगर आप नहीं छोड़ते तो इब्लीस कब्जा मतलब क्या करता, नहीं करता। बस क्लास 12 पास हो जाओ उसके बाद चला हुआ मक्का यूनिवर्सिटी, है ना। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मक्का में है। हाँ नहीं मदीना यूनिवर्सिटी, है ना। उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो अरबी सीखिए, फिर अरबी सीखिए, वही सीखिए, है ना। सर से इंशाल्लाह अरबी सीखिए। सपना, है ना। सपने के लिए मेहनत करना पड़ेगा सर। कहाँ किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 14 साल के बच्चे तो कभी हिप्स हो रहा है, और मैं यहाँ पर A² B² का फॉर्मूला हिप्स। आप ये सोचिए 14 साल का बच्चा जो हिप्स कर रहा है दुनिया में क्या बेनिफिट पहुँच रहा है। अगर रियलिटी बोलेंगे तो आंसर मतलब क्या आंसर, आपका आंसर क्या आंसर आपका ज़ीरो। जो कि हिप्स कर रहा है मैसेज नहीं पता है, तो मैसेज क्या पहुँच नहीं रहा है। वो हिप्स कर रहा है लेकिन मतलब कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर आपका, कौन का मालदार आदमी के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपनी सैलरी के लिए, है ना। तो आपको जिसको सही करना है, ठीक करना है, आप उसी के ऊपर मतलब क्या अगर डिपेंड करेंगे अपना रोजगार के लिए, तो आप कैसे ठीक कर पाएंगे। रोजगार तो अल्लाह देंगे, वो तो अल्लाह पे डिपेंड हो रहा है ना। आपको हम एक बात बताते हैं, आप जब काम करने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि रोजगार अल्लाह देंगे। ये तो मतलब क्या बैक ऑफ द माइंड में कहीं छिपा हुआ होता है। कॉन्शियस माइंड में तो मतलब क्या होता नहीं रहता है ना। और अगर सोच पे रहे हैं तो उसका राइट अप्रोच क्या है बताइए। वाकई में अल्लाह देते हैं, अल्लाह उसको देते हैं जो मतलब क्या करता है सर आपका रोजगार के लिए मतलब क्या होता है, मेहनत करता है। आप समझिए मतलब किसी को अगर हम लॉक करके रखते हैं प्रिजन में और हम बोले कि रोजगार तो अल्लाह देता है, तो प्रिजन में लॉक ना लगा करती है। प्रिजनर तो मतलब क्या है, जेलर के ऊपर डिपेंड करेगा अपना खाने के लिए ना। तो हम लोग का आलिम जो है ना वो प्रिजन में कैद है, और आगे उनको फीड करता है कौन, मालदार व्यक्ति। तो अपना रोजगार के लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मालदार के ऊपर डिपेंड करते हैं। और उसमें से कुछ आलिम मतलब क्या है उसी माल के चक्कर में करप्ट हो चुके हैं। उलमाए सू हम क्यों बोले कि हम क्या उनको आज़ाद करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम भी सू हैं।
जब सदियों से प्रिजन में बंद था तब तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रिजन तोड़ के निकल के क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो हम बोल रहे हैं। क्या अजब इंसान है। मैं सूख को भी बोल रहा हूँ, मैं सूख नहीं बोल सकते हैं, क्यों बोलेंगे आप? हम लोग गलती नहीं है। जब वो लोग भूखा मरता प्रिजन में तो हम लोग देखे जाके। आज बच्चे हैं, बच्चे लोग मतलब क्या भूखा मरता है। हाँ कोई सुबह नाश्ता में खा रहा, चावल खा रहा, पतली दाल खा रहा है, तब तो हम लोग जाकर नहीं बोल रहे बाबू और ये अच्छा दिखाओ, अच्छा क्यों नहीं बोल रहे ना। तो पैसा कमाने के गलत लाइन आप पकड़ेगा तो हम लोग का वो गलत है, वो हम लोग बोलने राइट बनता है फिर। ये मतलब क्या कर्ज है, जो लोग में से कुछ निकल के मतलब क्या है बदमाश बन रहा है। क्योंकि वो लोग मत कहाँ ख्याल रखा वो लोग का। आप अगर इमाम बनते ना मस्जिद का तो बयान बहुत फेमस होता है, जुम्मा का बयान। यही माशाल्लाह इनफेमस होते हैं। इनफेमस होते हैं। हाँ। नहीं क्योंकि इमाम को बयान करना पड़ता है कॉमेडी के हिसाब से। कॉमेडी ऑफेंड हो जाएगा तो इमाम सबको निकाल देगा। नहीं तो है सर, अब पता करना यही मस्जिद में एक गुंडा ऑफेंड हो गया था तो इमाम साहब को मारने आ गया था। कौन? कुछ पता करना। बावन चौधरी? हाँ अब्दुल सलाम साहब को पता करना। कौन है बंदा? मतलब वो बहुत काफ़ी दिन हो गया, क्या हुआ था? हम याद नहीं रखे लेकिन कुछ हुआ था। तो आप पता करेंगे तो बताया, कोई ना कोई बता देगा। बाप रे बाप, उन्हें मारने आ गया था? अब्दुल सलाम साहब को मारने आ गया था? किसी को भी मारने आ सकता है। अगर आपके मैसेज से आप में ऑफेंड नहीं हो रहा है ना समाज में, तो इसका मतलब समाज के करप्शन में आप इंटीग्रेटेड है। नहीं, आपका बात करने का ढंग बहुत अच्छा है। ऑफेंड जल्दी नहीं होता है। ये करप्शन में आपका स्टेक है, इसलिए ऑफेंड आप नहीं हो रहा। इसका करप्शन में स्टेक होगा, वो मतलब क्या होगा, आपका ऑफेंड मतलब क्या होगा, आपको होगा। तो स्टेक के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब समाज में कोई बात अगर बोल रहे हैं करप्ट समाज में, और करप्ट समाज ऑफेंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यू आर पार्ट ऑफ करप्शन एंड यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विद द करप्शन। Hence proof you're a philosopher. No, not a philosopher. तो proof हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। हम तो भाई यहाँ पे गलत वाला बात पढ़ा रहे हैं। बोलिए। हाँ अच्छा भाई, 4:30 तो नहीं, हम तो समझे 2:30 के करीब होगा। ओके ओके। आ जाइए यहाँ पे। ये अब सिंपल करता है सर, इसे एकदम सिंपल बात मतलब क्या समझ लीजिए। जो फोर्स मतलब क्या होता है सर, आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज करा पाता है, डिस्प्लेस करा पाता है, वो फोर्स मतलब क्या होता है सर, आपका वर्क बन जाता है। और जो फोर्स ऐसा नहीं करा पाता है वो फोर्स मतलब क्या होता है, आपका वर्क मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं बन पाता है। तो फोर्स का यूनिट क्या था आपका न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है सर आपका मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वो बन जाता है मतलब क्या है सर आपका जूल। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क मतलब क्या है सर आपका जूल। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है सर आपका, देखिए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्क, फोर्स इनटू मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स दिया है और क्या दिया है सर आपका वर्क दिया है। तो वर्क क्या है सर आपका 600, फोर्स मतलब क्या है सर आपका 150। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी मतलब क्या है सर आपका 600 बाई मतलब क्या है सर आपका 150। और डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, मीटर में आता है ना। तो यहाँ पे लिखा 0 0 कैंसिल, 15 1 टाइम्स, 15 मतलब क्या है सर आपका 4 टाइम्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर का होगा, 4 मीटर का मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट। सब कुछ एसआई यूनिट में मतलब क्या सर आपका है, वही है ना। अब इसमें देखिए अगर मतलब क्या है ना,
चीज़ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तब तो वर्क का डेफिनेशन क्या होगा सर आपका Fs। और चीज़ अगर मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रहा है तो फिर मतलब क्या वर्क का डेफिनेशन आएगा Fs cos थीटा। ये बस याद रखिए, और कुछ करने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम धक्का इधर दे रहे हैं, चीज़ यहाँ पे आ रहा है तो फिर वर्क का डेफिनेशन क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव Fs। यानी जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उसका मतलब क्या सर उल्टा गया। और अगर हम धक्का दे रहे हैं इस तरफ, चीज़ चाह रहा है मतलब क्या सर आपको ऊपर, तो मतलब क्या है सर आपका दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाना। जब भी थीटा मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका साइंटिफिकली वर्क डन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अब आ जाइए ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या बोला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्क एज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इन द फॉलोइंग केसेस। द आर्च इज शूटिंग एन एरो, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। स्ट्रेट जा रहा है ये मानना पड़ेगा ना, तो वर्क डन क्या है आपका पॉजिटिव है। सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वर्क डन क्या हो रहा है, घूम घूम के उसी पोजीशन में आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या है आपका जीरो है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तो मतलब क्या सर आपको वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होगा तो वर्क डन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो ये सिंपल बात क्लियर मतलब क्या सर आपका हो चुका है ना। तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका एनर्जी है ना। तो आप ये बात समझिए कि एक दिन आप पूरा खा पी के पूरा मतलब क्या है वर्क किया, तो पूरा खाने पीने के बाद जितना आप वर्क कर पाएँ वो आपके में मतलब क्या था पूरा एनर्जी था। दूसरा दिन मतलब क्या आप खा पी तो उतना ही लेकिन आप सो गए, तो वर्क करने का पोटेंशियल था लेकिन आप वर्क मतलब क्या असर आपका नहीं किए। तो पोटेंशियल है और एक्चुअलाइज होगा ये ज़रूरी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो जब वर्क पोटेंशियल एक्चुअलाइज हो जाता है तो बन जाता है वर्क, और जब वर्क पोटेंशियल मतलब क्या होता है ऐसे ही रह जाता है बिना एक्चुअलाइज हुए तो कहलाता है मतलब क्या असर आपका एनर्जी। तो व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू मतलब क्या असर आपका वर्क है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज मतलब क्या है सर आपका वर्क। तो ये सर्कुलर डेफिनेशन हो गया, फिलोसफी साइंस में पढ़वाएंगे। तो बताइए जब हम पूछ रहे हैं एनर्जी से तुम्हारा प्रूफ क्या है तो बोला वर्क, और जब वर्क से कोई तुम्हारा प्रूफ क्या है तो बोला एनर्जी। मतलब मेरा सच्चे होने का सबूत तुम हो, तुम्हारे सच्चे होने का सबूत हम है, यानी कि मतलब क्या सर्कुलर फैलेसी है। तो साइंस पढ़ पाएंगे फिलोसफी करेंगे तो समझ गया फिलोसफी। सो मेरा हम तो साइंस कर रहे सर, तो आई एम फिलोसोफर समझ गए है ना, नहीं मजाक नहीं कर रहे। फिलोसोफर एहतिशाम आलम सर, ए माशाल्लाह। हम लोग फिलोसफी पढ़े भी नहीं है। आप ना पढ़ के बहुत कुछ समझ आते सर। तो जो चीज़ मूविंग बॉडी के साथ मतलब क्या होता है सर आपका जो एनर्जी पोजेस करता है मूविंग बॉडी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। और मतलब क्या है सर आपका अगर किसी बॉडी में क्या होता है सर आपको उसके पोजीशन की वजह से एनर्जी आता है तो कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका पोटेंशियल। पोजीशन की वजह से शेप और साइज की वजह से आता है तो कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। सिंपल क्वेश्चन ही मतलब आना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका आना नहीं चाहिए है ना।